प्रिय दर्शकों, यूपी उर्दू अकेडमी या उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का ये मकसद है कि आपको आपकी बहुत प्यारी और मीठी ज़बान उर्दू सिखा सके। इसीलिए हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ों को हम दोहराते भी रहें ताकि आपको वो तमाम बातें याद रहें कि जिनसे आप उर्दू ज़बान को बेहतर तरीक़े से सीख सकते हैं। जैसे पहला उसूल उर्दू का ये है कि उर्दू दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। देखिए, यानी राइट से उर्दू दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है, लिखी जाती है। आपको ये याद रखना है, पहला पॉइंट। इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। उर्दू लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। ये आपको याद रखना है। यानी जब आप उर्दू का कोई जुमला या कुछ भी उर्दू में लिखते हैं तो आप राइट हैंड से शुरू करेंगे और उसको बाएं तरफ खत्म करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लिखते हैं राम ने खीर खाई। अब देखिए, हमने सीधे हाथ से लिखना शुरू किया और इधर आके ये खत्म हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उर्दू लिपि दाएं से शुरू होके बाएं को लिखी जाती है। ये आपको याद रखना है। तो उर्दू लिपि जो है वो दाएं से बाएं को लिखी जाती है। यहाँ से छूट गया था, मैं बढ़ा देती हूँ, ये ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उर्दू लिखने के लिए हम उर्दू वर्णमाला को दो हिस्सों में बांट देते हैं। यानी जब हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू हुरूफे तहज्जी को या उर्दू वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है उर्दू लिखने के लिए हम, ध्यान रखिएगा कि उर्दू लिखने के लिए हम उर्दू वर्णमाला को दो भागों में बांट देते हैं। उर्दू वर्णमाला को दो भागों में, यानी दो हिस्सों में बांटते हैं। अब वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? आप बहुत आसान ज़बान में ये बात समझ सकते हैं कि जब हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उर्दू के जो हुरूफ़े तहज्जी हैं, उनको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं और उनको कहा जाता है कनेक्टर्स एंड नॉन कनेक्टर्स। ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो देखिए किस तरह से हम दो भागों में बांटते हैं और वो कहलाते हैं कनेक्टर्स एंड नॉन कनेक्टर्स। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपके दूसरे टीचर्स भी आपको ये पढ़ा चुके हैं। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं।
कनेक्टर्स यानी वो हुरूफ जो कनेक्ट होते हैं और वो हुरूफ जो नॉन कनेक्टर्स में आते हैं। अच्छा, अभी मैं उसकी मिसाल भी आपको बताऊंगी। तीसरा जो बहुत अहम मामला है या बहुत महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि आखिरी अक्षर या आखिरी अल्फ़ाबेट या आखिरी हर्फ जो है वो पूरा लिखा जाता है, यानी इन्हें बड़े रूप में लिखा जाता है। तो एक चीज़ ये भी याद रखिए, ये दो तो आपको याद रखनी है। तीसरी जो अहम चीज़ है वो है कि उर्दू लिखावट का एक महत्वपूर्ण या एक ख़ास नियम ये भी है कि आखिरी अक्षर हमेशा अपने बड़े रूप में लिखा जाता है, ये आप याद रखिए। इसके अलावा चौथी बात ये है कि कनेक्टर्स जो हर्फ होते हैं यानी जो हर्फ मिल जाते हैं, मैंने आपको इससे पहले एपिसोड में बताया था कि दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाव और इस सबसे पहले अलिफ, ये नॉन कनेक्टर्स हैं। ये अपने से पहले वाले हर्फ में जुड़ते हैं, लेकिन बाद वाले हर्फ में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो हर्फ मैंने आपको पढ़ाए थे, अलिफ है, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये नॉन कनेक्टर्स हैं, यानी ये मिलते नहीं हैं। और अगर मिलते भी हैं, जैसे मैंने आपको एक लफ्ज़ की मिसाल भी दी थी, लड्डू, या इसी तरह का कोई और लफ्ज़ है जैसे नज़र न्याज हम लिखते हैं तो नून और जाल वहाँ जुड़ती है, तो इस तरह से जुड़ते हैं तो अपने से पहले वाले हर्फ में। अलिफ जो है कभी कभी लाम अलिफ ज़बर ला इस तरह से जुड़ जाता है, लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा अलग है उन हरफों से या उन अल्फ़ाबेट से कि जो जुड़ जाते हैं। अब उनमें मिसालें अभी आपके सामने आएंगी कि किस किस तरह से हम मिलाकर लिखते हैं और किस किस तरह से अलग अलग। ये एक तरीके से आप रिवीजन समझ लीजिए कि जिसमें आपको ये याद रखना है, जिसमें आपको ये अपने दिमाग में, ज़हनो दिमाग में ये बात रखनी है कि उर्दू हर्फ हम या उर्दू वर्णमाला को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कनेक्टर्स और नॉन कनेक्टर्स। यानी वो हर्फ जो दूसरे हर्फ में जुड़ते ही हैं, लेकिन कुछ हर्फ ऐसे होते हैं कि जो अपने से पहले हर्फ में जुड़ते हैं लेकिन बाद वाले हर्फ में बिल्कुल नहीं जुड़ते और बाज़ जगह जुड़ते ही नहीं हैं। तो ये जो इस तरह की दो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देखिए, जैसे अब जब हम हर्फ पूरा लिखते हैं तो उसका क्या रूप होता है और जब उसके छोटे रूप हो जाते हैं तो किस तरह से होता है। जब हम हर्फ, जैसे हमने लिखा बे, पे, ते, टे, नून, ये, हे, हमने लिखा बे, पे, ते, ते, फिर उसके बाद नून, ये, हे, नून, ये और ये गोल हे। हिंदी में जो आप पढ़ते, बे को कहा जाता है ब, प, त, ट, न, इसके अलावा य और ये हा, इस तरह से। तो ये जो हर्फ आ रहे हैं ये हर्फ उर्दू में ये इनका पूरा रूप है, यानी पूरे लिखे हुए हैं। अब इनका छोटा रूप क्या होगा, ये तो बड़ा रूप है इनका। छोटे रूप में जब हम सिखा चुके हैं आपको, बे को अगर हम छोटा करेंगे तो उसकी शक्ल ये हो जाएगी बे, पे की ये, ते की इसी तरह से, ते की ये, नून जिस तरह से भी जहां आ रहा होगा जो शक्ल उसकी होगी, नून की भी शक्ल उसकी भी शोशे में हम लिखेंगे। इस तरह ये की नुक्ता नीचे लगा देते हैं और हे के लिए एक सिंबल बना देते हैं। ऐसे हमने लिया कहीं भी हे और ये सिंबल। तो ये इसकी किसी भी जो हर्फ हमने आपको बताया, यानी बे, पे, ते, टे, नून, ये, हे, ये इनका पूरा रूप है और ये इनका छोटा रूप है, यानी छोटी शक्ल है। अब इनसे हमने कुछ हर्फ आप पहले सीख चुके हैं। हमने बे प्लस टे मिला के एक लफ्ज बनाया, ये दो हर्फ ही हो जाएंगे, बे प्लस टे, इनको मिलाया तो हर्फ बना हमारा। बे को हमने छोटा किया, ये देखिए टे का पूरा रूप, बट, बे टे जबर बट, कुछ भी लफ्ज हो सकता है। इसी तरह ते बे जबर तब, ते हमने लिया ते प्लस बे। अब देखिए एक जगह तो ते को हमने छोटा किया, दूसरी जगह बे पूरा आएगा, आखिर में आ रहा है इसलिए वो पूरा रूप है उसका, ये उसका छोटा रूप है। पहला जो है ये पहली मुख्तसर शक्ल और पूरी शक्ल।
फिर इसी तरह से तन, हमने लिया पे प्लस नून। अब ये पे को शॉर्ट किया और नून पूरा आ जाएगा इस तरह। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसी तरह से नून और हे को मिलाएंगे तो ने, और इस तरह से ये को हे में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये चीज याद रखिए कि कोई भी अल्फाबेट उर्दू में कहीं अगर शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है, जो कनेक्टर है खास तौर से, तो उसकी शक्ल शोशे के जरिए से हम लिखते हैं। इसमें खास बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है नुक्ते। अगर हमने नुक्तों का ध्यान नहीं रखा तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ जगह हर्फ जो है वो मुख्तसर रूप लिए होगा, जैसे ये देखिए बट, तब, तन। तो शुरू वाले जो हर्फ हैं उनको हमने छोटा किया या मुख्तसर किया तब लिखा, लेकिन बाद वाला हर्फ जो है वो पूरा है। तो ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, उसी तरह से फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, इनका भी मैं एक एक मिसाल आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीजें। ऐसा ना हो कि जो पिछला है वो आप भूल जाएं। और जो हमारी एकेडमी यानी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद है कि आपको उर्दू इस तरह से सिखाई जाए कि आप उसे कभी भूल ना पाएं। न सिर्फ ये कि पढ़ना सीखें बल्कि लिखना भी सीखें, और साथ साथ गज़ल, नज़्म जो आपको अपनी तरफ खींचती है उसको उर्दू में पढ़ सकें, कहानियाँ, नॉवेल्स। तब देखिए कि आपको कितना लुत्फ़ आएगा। अच्छा, इसी तरह से जो दूसरे हर्फ हैं फे, काफ, गाफ, लाम, मीम, देखिएगा। और देखिए हमने बताया हम राइट से लिख रहे हैं फे, काफ, गाफ, लाम, मीम। अब देखिए आप हिंदी में उसके लिए लफ्ज़ है फ, इस पे बिंदी लगा देते हैं, क, ग, ये ल और ये मा। ये पूरा रूप है। जब हम फे को छोटा करते हैं तो एक इस तरह से शोशा लेंगे, ये काफ की शक्ल, ये गाफ की शक्ल, ये और उसके बाद नाम और मीम, इस तरह से। ये हुई छोटी शक्ल। अब इसी से किस तरह से कुछ हर्फ बना देते हैं। मसलन हमने लिखा फन, फे, नून, ये देखिए। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो फे प्लस नून है, ये काफ लिखेंगे, ये फे प्लस नून, फन। वो हमने उसको पूरा मुख्तसर लिखा। इसी तरह से कब, कफ। अब कब में काफ प्लस बे, और अगर हम इसको लिखेंगे तो काफ प्लस बे। काफ का छोटा रूप देखिए, बे आखिर में पूरी आ रही। इसी तरह से लट है, लाम से, लाम का रूप देखिए, लाम प्लस पे। अब हमने लाम को शॉर्ट किया, इस तरह मुख्तसर किया, और लट, लाम पे ज़बर लट। देखिए इस पे गौर कीजिएगा, अगर गौर नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह से मीम का देखिए, हमने लिखा मन। बहुत बोलते हैं हम, हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारा दिल नहीं कर रहा है, तो देखिए मीम प्लस नून। मीम को हम जब शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ऐसे, मन। इसी तरह से मत, मीम प्लस पे, और ये आ जाएगा मीम और ये प्लस पे, इस तरह। देखिए सीधे हाथ से चल रहे हैं, दाएं से बाएं। अच्छा, फिर उसके बाद जीम, चे, गैन, सीन, शीन। तो हमने लफ्ज़ों को, हरफों को बांटा है इसीलिए मुख्तलिफ सेक्शंस में, तब आपको समझा रहे हैं। जीम, चे, खे, जीम, चे, खे। आप अपना हुरूफ़े तहजी जो आपने याद किए हैं उसको सिस्टमैटिक याद रखिएगा। यहाँ तो मैंने समझाने की वजह से इसको कुछ हिस्सों में बांटा है। फिर गैन, सीन, शीन, एन, गैन, सीन और ये शीन। बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए अगर हम लिखें जीम से कोई लफ्ज़ लिखते हैं, जीम प्लस बे, जब, तो हमने जीम को ऐसे शॉर्ट किया, फिर उसमें बे मिला दिया। इसी तरह से एन से अगर हम कोई भी
लफ्ज लिखने वाले हैं। जैसे हमने किसी का नाम लिखा आदिल, आदिल ये है लफ्ज, मैंने पहले से लिख दिया ताकि आप समझ लें। और इसको जब हम लिखेंगे तो एन प्लस अलिफ प्लस दाल और प्लस लाम, आदिल। तो देखिए एन का मुख्तसर रूप। और मैं इससे पहले आपको ये बता चुकी हूँ कि अगर बीच में कहीं एन या गैन आता है तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे हमने एक लफ्ज़ लिखा बालिग, अभी इसी से आते हैं गैन से हमने, हालांकि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है पर फिर भी इसका शोशा किस तरह बनेगा ये देख लीजिए। बालिग बे प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस गैन, क्योंकि बीच में आएगा यहाँ। देखिएगा आप शोशे पे गौर कीजिएगा, फे से अलग है बिल्कुल। बालिग इस तरह से, थोड़ा सा इसकी शक्ल फे से अलग है। अब अगर शुरू में आ रहा है गालिब आप टिक लिखते हैं तो गालिब एन इस तरह से ये रूप रहेगा शुरू में गालिब। लेकिन जब बीच में आएगा तो गैन की शक्ल थोड़ी सी बदलती है, ये आपको ध्यान रखनी है, वरना क्या होगा कि आप काफ और फे के शोशे में उसको कहीं ना कहीं आपस में मिला देंगे तो वो मानी बदल जाएंगी, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरह से आप देखिए कि गम हम लिखते हैं, गश लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लिखते रहते हैं। इसी तरह से लफ्ज़ जो हैं बनते रहते हैं हरफों के ज़रिए से, 2 हरफी 6 हरफी। तो देखिए आज ये था रिवीज़न जिसमें आपको ये याद रखना है कि किस तरह से हम उर्दू की वर्णमाला को बांटते हैं, हुरूफ तहज्जी को बांटते हैं, किस तरह उनको लिखते हैं, ये फिर से दोहरा लीजिएगा। अच्छा, हमारा मकसद क्योंकि ये है कि हम आपको उर्दू पढ़ना और लिखना तो सिखाएं ही, लेकिन साथ ही साथ जिस अदब को, लिटरेचर को आप पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी आपकी वाबस्तगी रहे। तो इसके लिए आज हमने कुमार विश्वास साहब जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी एक नज़्म को लिया है और उस नज़्म का उन्वान या उसका टॉपिक है या उसका शीर्षक है तुम बिन। पहले नज़्म सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं अभी इसको लिख ना पाऊँ, लेकिन मैं बहरहाल इसके कुछ लफ्ज़ उर्दू में आपको लिखकर ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वक्त की तंगी की वजह से कि हमारे एपिसोड का एक टाइम होता है। तो नज़्म देखिए, तुम बिन, और ये लिखी हुई है डॉक्टर कुमार विश्वास की। तुम बिन कितने आज अकेले, तुम बिन कितने आज अकेले, क्या हम तुमको बतलाएं। एक कैफियत है, एक शख्स है जो अकेला है, जो तन्हा है। समझना आपको यह है कि शायर या कवि इसमें कहना क्या चाहता है। उसके साथ साथ आपको अपने दिमाग में वोकैबुलरी भी जमा करनी है, और बीच बीच में जो हर्फ या जो लफ्ज़ इस तरह के आएंगे कि जो आपको समझना ज़रूरी है, वो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगी। तुम बिन कितने आज अकेले, क्या हम तुमको बतलाएं। अंबर में है चांद अकेला, तारे उसके साथ तो हैं। यानी चांद अकेला है तो क्या हुआ, उसके साथ तो तारे हैं। तारे भी छुप जाएं अगर तो, साथ अंधेरी रात तो है। उसके साथ अगर तारे भी नहीं हैं तो रात का साथ उसको मिला हुआ है। पर अब देखिए शायर की क्या कैफियत है, शायर की अपनी कैफियत देखिए खुद की। पर हम तो दिन रात अकेले, क्या हम तुमको बतलाएं। जिन राहों पर हम तुम संग थे, जिन राहों पर हम तुम संग थे, वो राहें ये पूछ रही हैं, कितनी तन्हा बीत चुकी है, कितनी तन्हा बीत रही है। दिल दो हैं जज्बात अकेले, दिल दो हैं जज्बात अकेले, क्या हम तुमको बतलाएं। वो लम्हे, फिर देखिए कहता है, कितनी गजब की बात है। वो लम्हे क्या याद है तुमको, जिनमें तुम हम जोली थे। वो लम्हे क्या याद है तुमको, जिनमें तुम हम जोली थे। महका महका घर आंगन था, रात दिवाली दिन होली था। महका महका घर आंगन था, रात दिवाली दिन होली था। अब हैं सब त्योहार अकेले, अब हैं सब त्योहार अकेले, क्या हम तुमको बतलाएं। अब देखिए ये जो नज्म है,
शाहिद मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इस नज्म में कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं, कुछ ऐसे शब्द आए हैं कि जिनकी मीनिंग मुश्किल हो सकते हैं। अब जैसे नज्म का जो शीर्षक है, इस कविता का जो शीर्षक है तुम बिन, अब बिन के मानी बताइए क्या है? सोचिए और बताइए, मैं यहाँ इतने हिंदी में लिख रही हूँ। बिन, तुम बिन शीर्षक है इसका, तुम बिन यानी तुम्हारे बगैर। बिन के मानी होते हैं तुम्हारे बगैर, समझ लीजिए, मैं उर्दू में इस वक्त नहीं लिख रही हूँ। तुम बिन, तुम्हारे बगैर। इसी तरह से एक शब्द यहाँ आया अंबर। अब अंबर को उर्दू में क्या कहते हैं? अंबर में है चांद अकेला, आसमान। वेरी गुड। तो अंबर के मानी हुए आसमान के। अब आसमान लिखना सीख लीजिए, अंबर तो आपको आता ही होगा। अच्छा, उसके बाद एक और इसमें लफ्ज या शब्द आया जज्बात, इमोशंस अंग्रेजी में बताया चलिए, लेकिन समझा तो ये बहुत अच्छी बात है, इमोशंस। फिर उसके बाद हमजोली, एक लफ्ज और आया है। चलिए राजेश आप बताइए, एक लफ्ज और है हमजोली। दोस्त। हाँ, दोस्त या साथी, जो भी है, कुछ भी जिस तरह की नज्म है उसमें ये कि एक कोई साथ में है शायर के, वो कह रहा है ना, कितना खूबसूरत अंदाज है। वो लम्हे क्या याद है तुमको जिनमें हम तुम हमजोली थे, महका महका घर आंगन था, रात दिवाली दिन होली था, अब हैं सब त्योहार अकेले, क्या हम तुमको बतलाएं। तो अब देखिए, ये जो कैफियतें हैं और ये जो जज्बात हैं, कोई भी शायर या कवि जब शेर कहता है या नज़्म लिखता है, गज़ल लिखता है, तो कहीं ना कहीं वो समाज में जो कुछ हो रहा है उसको भी देखता है। तो इस तरह की नज़मों के ज़रिए से या इस तरह की शायरी के ज़रिए से न सिर्फ हमें ये पता चलता है कि जो हम पे बीत रही है वो हमसे पहले किसी और पे भी बीत चुकी है, वरना इस नज़्म का वजूद कैसे होता? कहीं कुछ तो हुआ होगा, कहीं कुछ तो शायर ने देखा होगा। तो ये है। तो देखिए, इसीलिए मैं जो आपसे बार बार कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 हर्फ बताए या 4 लफ्ज़ सिखाए और उसके बाद उर्दू हो गई। हमारी कोशिश ये है कि आप इस ज़बान को न सिर्फ ये कि पूरी दिलचस्पी के साथ सीखें, बल्कि आपके अंदर वो लिटरेरी ज़ौक़, वो अदबी ज़ौक़ भी पैदा हो कि जिससे आप शायरी को, अदब को समझ सकें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि देखिए, साइंस या साइंटिफिक चीज़ें हमें बहुत से फ़ायदे पहुंचाती हैं। हम उनके ज़रिए से बहुत कुछ आराम और आसाइश में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन दिली सुकून चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा गया अदब हो, साहित्य हो, जो हमें दिली सुकून लिटरेचर से मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे ऊपर जो कुछ बीता है उसका अक्स नज़र आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़बानें पढ़ें, ज़बानें सीखें और उसके बाद अदब को अपने बहुत नज़दीक ले आएँ, यानी लिटरेचर को, साहित्य को अपने बहुत नज़दीक ले आएँ। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का यही मकसद है कि आपको न सिर्फ ये कि उर्दू ज़बान सिखाएं, हिंदी से भी करीब रखें, साथ ही साथ और किसी ज़बान में भी आपको दिलचस्पी है तो उसके भी नज़दीक रखें, ताकि आपको न सिर्फ ये कि अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने में मदद मिले, बल्कि आप अदब से बहुत सारी वैल्यूज़ सीख कर कल को एक बहुत अच्छे इंसान भी बन सकें। और आप अगर हमारे साथ हैं तो हमारा प्रोग्राम बेहद कामयाब है। हम आपका शुक्रिया कर तो नहीं सकते, पर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया।